जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर लेके एक बार फिर से हाजिर हूँ। बदलता दौर टॉक शो में आज हम जिस पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवा रहे हैं वो जानी मानी पर्सनैलिटी है और हाल ही में उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन को ज्वाइन किया है। गौरतलब है कि लास्ट साल जब 2014 में फॉर्मर सीसीपीडी श्री प्रसन्न कुमार पिंचा जी रिटायर हुए थे, तो लगभग एक साल के बाद जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड सीसीपीडी हैं इन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया है। तमाम जो दृष्टिहीन संघ हैं या डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया था और गवर्नमेंट से इल्तिजा की थी कि आप जल्दी से जल्दी इस पोस्ट को भरे ताकि तमाम जो विकलांग लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉर्टेड किया जाए। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं न्यूली अपॉइंटेड सीसीपीडी जो चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद। और हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने अब ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, सो यू हैव ए बिग प्रोफाइल। तो आपने तमाम संगठनों के साथ काम किया है, सक्षम के साथ किया है, अखिल भारतीय विकलांग कल्याण संघ के साथ आपने काम किया और आप होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं। तो सर, सबसे पहले हमें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, पढ़ाई पूरी करने के बाद से मैंने अपना पूरा समय समाज कार्य में मैंने समर्पित किया और 1990 में मैंने BHMS कंप्लीट करने के बाद से मैं सामान्य परिवार से था और राष्ट्रीय जो गतिविधियां होती थी, समाज के कार्य, कई समस्याएं सामने आती थी मीडिया के माध्यम से, तो अपनी रुझान उस कार्य के प्रति थी और उस कार्य में मैंने फिर पढ़ाई करते समय मैंने सोचा था कि इस कार्य को मुझे करना है। फिर मैंने इस कार्य को स्वीकार किया। बीच में मैं पारिवारिक जीवन में भी रहा, लेकिन इसके बाद भी उसके नाते मेरा कोई डिविएशन नहीं हुआ। पिछले 25-26 वर्षों से मैं इस कार्य में सतत लगा हूँ। तो सर, ये कैसे आपके मन में था कि आपने विकलांगता के लिए काम करना है, यू वांट टू वर्क फॉर द डिसेबल कम्युनिटी? सो ये आइडिया कब से आपके मन था? जहाँ कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंट है जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि मुझे डिसेबल फील्ड में काम करना है? जैसा मैंने बताया कि आरंभ में 1991 में मैं ऐसी जो मलिन बस्तियों में जो आबादी रहती है, देश के गांव में, शहरों की जो ऐसी स्लम्स कॉलोनी है, मैंने उसमें कार्य शुरू किया था। वह कार्य करते करते फिर ऐसा मुझे लगा कि यह तो एक बड़ा फील्ड है, लेकिन एक विशेष वर्ग जो विकलांग कहे जाते हैं, इनके बीच में कार्य करने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इनके बारे में एक्सपोजर लोगों को कम होता है, उनकी जीवन की कठिनाइयों का आभास कम होता है। यह विचार करके पिछले 14 वर्षों तक मैं सेवा क्षेत्र में कार्य करते करते ये विशिष्ट सेवा विकलांगता का मैंने 2004 में इस कार्य को आरंभ किया था ब्लाइंड फील्ड के माध्यम से। और इस कार्य में इस कार्य में आने के बाद से रास्ता चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए कई बार कोई ऐसा दृष्टिबाधित व्यक्ति मिल जाता था तो उसको पकड़ करके सड़क पार कराना। तो ये समझ में आया कि यदि कोई किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ, विकलांग व्यक्ति के साथ 10 कदम साथ नहीं चला है सड़क पर, तो उसकी क्या कठिनाई है उसको आभास नहीं हो सकता है जी। तो उससे निकटता, इस नाते मित्रता करना, फिर उसकी समस्याओं को समझना और समाधान का कार्य करना। तो सतत मैंने इधर इस ओर कदम बढ़ाया। इसके नाते अखिल भारतीय दृष्टिहीन कल्याण संघ में मेरे कार्य के रुझान को देखते हुए अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री और एक सक्षम नाम की संस्था है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करती है, सभी प्रांतों में उसकी यूनिट है जी, सभी प्रकार के विकलांगों के लिए कार्य करता है। तो उसका दायित्व मुझे मिला और मैं उसका अखिल भारतीय संगठन मंत्री स्थापना काल से और यहाँ आने से पहले तक मैं रहा। उसके द्वारा एक बड़ा कार्य चलता है नेत्रदान का जी। अनेक स्थानों पर आई बैंक चलते हैं। नेत्रदान के विषय में जो फिगर्स हैं, करीब 1 करोड़ डेथ होती है पर ईयर भारत में, लेकिन जो नेत्रदान करने वाला प्रतिशत है 1 करोड़ में से मात्र औसत 40,000 ही नेत्रदान करते हैं, जिनका 15,000 नेत्र प्रत्यारोपण हो पाता है।
तो ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। श्रीलंका में तो कॉर्नेल ब्रांडिस के कोई केस नहीं होता है, इतना नेत्रदान होता है, राष्ट्रीय परंपरा में नेत्रदान वहां पे है। तो भारत में क्यों नहीं? अनेक प्रकार की अंधविश्वास है, उनको दूर करने का कार्य और समाज को नेत्रदान के बारे में बताया जाए कि मृत्यु के बाद आंख जलेगी तो एक चिटकी राख मिलेगी, और नेत्रदान किया तो एक व्यक्ति से 2 दृष्टि बाधित लोगों को दृष्टि मिलेगी। तो ऐसा जानकारी देने से समाज में इसका प्रतिशत भी बढ़ने लगा। जी। देश भर में कुल करीब 610 आई बैंक चलते हैं, और अभी उसी संस्था के द्वारा एक अंधता मुक्त भारत अभियान भी चलने वाला है। जी तो सर, ये इन बातों से आपका रुझान बढ़ा। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट रहता है कि जो आदमी पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है उसके लिए कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को समझना और उसके लिए काम करना मुश्किल रहता है। इस पर आपकी क्या विचार रहेंगे? देखिए, समाज में जो यानी शासन ने जो 40% का जो सीमा रखा है विकलांगता का, तो 40% से ऊपर जो विकलांग हैं उन्हीं को विकलांग कैटेगरी में माना जाता है, उनको सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो आपका इस सीमा से ही संबंध है, मैं समझता हूं कि, लेकिन उस सीमा के नीचे भी यदि कोई ऐसा है, ठीक है, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा शायद, लेकिन समाज में तो जैसी जहां भी आवश्यकता है, जहां भी हार्डशिप है लाइफ में, उन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत तो लाभान्वित वही होंगे जो 40% या उससे ऊपर हैं। तो उनको सुविधाएं सब शासन की मिलनी चाहिए, और ढेर सारी ऐसी उनकी ग्रीवांसेज होती हैं, उसको विचार करते हुए एक नया भी एक बिल आने वाला है पार्लियामेंट में। यदि आ गया तो उसमें ढेर सारी और सुविधाएं उनको प्राप्त होने वाली हैं जी। और उस बिल की चर्चा जब सामने पास हो जाए तो ही सब आए सामने तो ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा जो प्रश्न है कि कई लोगों का ये मानना है कि जो आदमी विकलांग नहीं रहता है वो विकलांगता को समझ नहीं पाता है और ना ही विकलांगता के लिए ज्यादा सक्षमता से काम कर सकता है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, धन्यवाद। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसे जो समाज का जो सामान्य वर्ग है, जैसा आपने कहा, जो विकलांग नहीं है, तो वो विकलांगों के लिए कैसे कार्य करे? तो थोड़ा सा मैंने बताया कि इस प्रकार के कार्य को करने के लिए एक्सपोजर चाहिए। समाज में ऐसे लोग हैं, उनके जीवन की समस्या है, कई बार दोनों पत्नी है, उनको दोनों ब्लाइंड हैं, फिर भी उनका जीवन कैसे चलता है, घर में वो भोजन भी बनाते हैं, सब कुछ दिनचर्या करते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग भी करते हैं। तो इनके जीवन के कठिनाइयों को समझने के लिए पहली आवश्यकता है कि ऐसे लोगों के जीवन को निकटता से देखा जाए, इनसे संबंध स्थापित किया जाए, इनसे दोस्ती की जाए। कई समूह में रहते हैं, कई हॉस्टल में रहते हैं, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, वहां जाकर के उनको देखा जाए। तो जैसे कहीं रास्ते में दुर्घटना होती है तो डिस्टर्बेंस कि समाज में जहाँ विकलांग रहते हैं उनकी जो समस्या है उसको समाज का जो सामान्य वर्ग है, जिसे सकलांग कहते हैं, उसको देखना समझना होगा। दृश्य को देखने से अनुभूति जो होती है वो अस्थायी होती है। तो उसकी जो कठिनाई जीवन की, उसको समझे, उससे दोस्ती करे, वहां जाए, तो व्यक्ति उसकी समस्या को समझता है और समाधान के लिए प्रयास करता है जी। विकलांगता का जो विषय है, समाज एक व्यक्ति का, एक संगठन का या सरकार का नहीं है। सरकार का भी है, एनजीओ का भी है, और समाज का सामान्य वर्ग जो विकलांग नहीं है, कहीं सिस्टम में नहीं है, लेकिन जिसकी संवेदना विकलांगों के समस्याओं के प्रति है, ऐसे सभी शक्तियों को मिल करके साथ में कार्य करना होगा। इससे ही समस्या का समाधान होगा। और हमारी ये मान्यता है कि विकलांग व्यक्ति अपने परिवार समाज पर बोझ नहीं है, उसमें योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है। समाज यदि उसको क्षमता के विकास का अवसर दे तो स्वावलंबी बन सकता है और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब, अभी भी यूपी के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर अवधेश प्रसाद जी कहते थे, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, बाद में उन्होंने, हालांकि एनजीओ ने प्रेशर बनाया, उनका जवाब नहीं आया, वो कहते थे कि विकलांग समाज पर बर्डन है। लेकिन आपका ये मैसेज क्लियर कट डिसेबल कम्युनिटी में जाएगा।
आपकी हाल ही में आप बीआरए में भी गए थे, बहुत आपकी वहाँ भी आपके भाषण को लेके लोगों ने बहुत सराहा और लोगों को एक आशा की किरण जागी कि काफ़ी कुछ होने की उम्मीद है। सर ये बताएं कि 90s के दौर में और आज के दौर में अवेयरनेस कितनी लोगों में आई है, या कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस आप देखते हैं आज भी जो विकलांग लोगों के सामने हैं? अवेयरनेस तो आई है पहले से। एक तो सबसे बड़ी समस्या विकलांगों के सामने रोजगार की है। अब ऐसे जो सरकार का आंकड़ा है, कई बार ये धारणा समाज में बनती है कि विकलांग व्यक्ति, दृष्टिबाधित व्यक्ति वो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 1% ही इस प्रकार की आबादी विकलांगों की भिक्षाटन करती है। से सब कुछ न कुछ उद्योग करते हैं, हॉकर्स का काम करते हैं। तो आज की जो आवश्यकता है, ऐसे लोगों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। नंबर 2, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना। नंबर 3, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उपक्रम करना। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर आरंभ करना ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। और चौथा महत्वपूर्ण है उनका सामाजिक विकास करना। कोई ऐसा विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति यदि अपनी प्रतिभा क्षमता के बल पर अपने को समाज में स्थापित किया तो उस प्रतिभा का सम्मान करना, उसका सम्मान यानी उस समाज का सम्मान हुआ। दूसरा, यदि सकलांग व्यक्ति समाज का कोई ऐसे लोगों के विकास में अप्रतिम योगदान करता है तो उसका भी सम्मान करने का कार्य। ऐसे युवक युवतियों के विवाह कराने का कार्य, ये सारे कार्य उनके सामाजिक विकास का कार्य। तो यानी आज की जो समस्या है, जो चैलेंज है, ये 4 मुख्य है: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक विकास। चारों दिशाओं में कार्य करने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने सीसीपीडी के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया कि आपने कुछ एक्शंस लिया, आपने डाटा इकट्ठा गवर्नमेंट को लिखा है, तमाम मिनिस्ट्रीज को, कि जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनका डेटा दिया जाए। फिर आपने जो डॉक्टर अनीता जी के साथ एयरपोर्ट पे मिसबिहेव हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसके बारे में भी एक्शन लिए, और यूपी में भी। तो क्या इनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और सीसीपीडी में ज्वाइन करने के बाद कौन से आपकी क्या विजन है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो थोड़ा सा लिसनर्स के साथ शेयर करें। जी, एक तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं ऐसे विकलांगों के जो हम अखबारों में प्रतिदिन पढ़ते हैं, और कई बार वो कंप्लेन हमारे तक नहीं आती है। वो यानी सामान्य प्रोसेस में आते आते समय लगता है कार्रवाई होने में। तो वो एक तो पहले ये हमने शुरू किया है कि सुओ मोटो केस को लेना, यानी अखबार में देखा, स्वतः संज्ञान में लिया। जैसे अभी था कुछ दिन पहले ही देहरादून से एनआईवीएच के कुछ लड़के जा रहे थे देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस से। अखबारों में मैंने पढ़ा कि उनको पुलिस ने उतारा, उनकी पिटाई की। तुरंत ही उनको फोन से वार्ता हुई, एफआईआर दर्ज हुआ, उसकी इंक्वायरी शुरू हुई। अनीता घई का भी केस ऐसे ही था, तो उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की स्टेटमेंट लिया गया। अनीता घई ने कुछ दिन थोड़ा समय लिया स्टेटमेंट अपना देने में, उन्होंने भी अभी दे दिया है पिछले दिनों, वो रिपोर्ट भी हमारी तैयार है। तो एक तो ऐसी आवश्यकता है, तो इन ऐसे लोगों के लिए तो क्विक रिलीफ मिलना चाहिए। और दूसरा आपने क्या कहा? जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा इकट्ठा कर रहे थे आप मिनिस्ट्री से। जी 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 जी, तो वो तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो डाटा इकट्ठा करके और इनके प्लेसमेंट के लिए और क्या हो सकता है। जो गवर्नमेंट का जो अभी इनको दिया है 3% आरक्षण, कई राज्यों ने 6% भी किया है। देखा मैंने, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। तो आगे जो नया बिल आने वाला है उसका भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ढेर सारी ऐसी भी सुविधाएं इनको मिलने वाली हैं। हाँ, मिनिस्ट्री में कई बार इनके नॉर्म्स फुलफिल नहीं होते। जैसे दृष्टिबाधित के लिए 1% है, मुख बधिर के लिए 1% है, और हाथ पैर से विकलांग ऑर्थोपेडिक के लिए हैंडीकैप 1%, लेकिन कई बार ये परसेंटेज फुलफिल नहीं होता है। इसके लिए हमारे यहाँ कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं। तो इस विषय पर भी संज्ञान लिया गया और मिनिस्ट्री से भी इनसे पूछा गया है क्या कारण है, इसको फिर वो रिमूव करें, इनको सुविधाएं उपलब्ध करावें। तो ये सारे विषय चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो आम लोग हैं, जो रूरल एरिया में डिसेबल हैं, जो आप वो सीसीपीडी से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या आसान तरीका है सीसीपीडी पे अपनी कंप्लेन देने का? जी जी, तो एक तो सामान्य प्रक्रिया पहले जो चलती है कि हमारे यहाँ वो एप्लीकेशन दें,
एक सादे कागज पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। और पहले था कि हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगावें, और सर्टिफिकेट न भी लगावें तो भी वो एक तो एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा, हमने इसको ऑनलाइन भी किया है। कई ऐसे केसेज आए हैं ऑनलाइन आपने यदि हमारे मेल पर भेजा ccpd@nic.in, तो स्वतः संज्ञान लेकर के उसको, उस मेल को ही हम आपका कंप्लेन मान करके और कार्रवाई हम आरंभ कर देते हैं, ताकि उनको क्विक यानी रिलीफ मिले। दूसरा, कहीं कहीं प्रांतों में विकलांगों के सर्टिफिकेट बनवाने का भी, अभी मैं कल गुजरात में था, पिछले 2 वर्षों से वो ऑनलाइन होने किया है। काफी चक्कर विकलांग को लगाना पड़ता है सर्टिफिकेट के लिए, तो वो सुविधा भी उसको तत्काल उपलब्ध हो, तो ये सारा उनको सुविधा देने का प्रयास किया है। दूसरा, शासन की ढेर सारी योजनाएं विकलांगों की है, तो विकलांगों को उसके बारे में उसकी जानकारी होना, स्कॉलरशिप ढेर सारी है, कुछ प्राइज हैं, अच्छे जो सर्विस में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी उनके लिए पुरस्कार है, तो ये सारी जानकारी देना गवर्नमेंट की DDRS स्कीम है जी। तो जानकारी देना एक विषय है, और वह लाभ उन तक पहुंचाने का प्रयास, इसको ज्यादा से ज्यादा नीचे तक पहुंचाने का कार्य जी। और इसके लिए शासन की ओर से भी इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के भी कैंप लगते हैं जी। और पिछले 1 वर्षों में 100 से ज्यादा कैंप लग गए हैं जी। और उसमें करीब 3.5 लाख विकलांग जनों को करीब 225 करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जी। समाज में पहले इस विषय पर थोड़ा यानी सक्रियता नहीं थी, तो ऐसा कई बार लगता है कि ये मिलेगा नहीं, केवल ये अखबार में है, भ्रष्टाचार है। लेकिन अभी वाराणसी में हुआ 22 जनवरी को बड़ा कैंप हुआ जी जी जी। उस कैंप के लिए शासन ने, इस मिनिस्ट्री ने कई बार उनके असेसमेंट कैंप किए, अगस्त में किया, सितंबर में किया, हर ब्लॉक सेंटर पर किया। 22 को होना था तो 16 को किया। 16 जनवरी को इतनी भीड़ आ गई कि फिर उन्होंने फिर हर ब्लॉक सेंटर पर और नगर निगम में कुल 20 तारीख को फिर से किया, सबका डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो एक कार्य हमें विकलांग बंधुओं को करना होगा कि वो उनको स्वयं भी थोड़ा पहले की धारणा को त्याग करके आगे आना होगा जी। कहीं ऐसा कैंप लगता है तो अपने को रजिस्टर कराएं, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नाम ही लिखाना, अपना प्रमाण पत्र देना है। तो उस लाइन में यदि आते हैं तो हम हाथ बढ़ा रहे हैं वहां पहुंचने के लिए, थोड़ा सा वो भी बढ़ावें जी। समाधान होगा जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही जटिल मुद्दा उठाया सर्टिफिकेट वाला। इससे पहले मैं लिसनर्स को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि रेडियो उड़ान भारत का इकलौता रेडियो स्टेशन है जो दृष्टिहीन लोगों द्वारा चलाया जाता है, जिसे लगभग 120 कंट्रीज में लोग सुनते हैं और हमें लगभग काफ़ी फीडबैक आता रहता है। तो हम सर आपको एक वादा करते हैं, आपकी जो भी स्कीम है हम रेडियो उड़ान के माध्यम से ज़्यादा विकलांग लोगों तक पहुंचाएंगे निस्वार्थ भाव से। तो रेडियो उड़ान आपके साथ रहेगा जी। सर हम आपसे दिया इसके लिए आपको धन्यवाद जी। सर ये बताएं कि आपने मेडिकल सर्टिफिकेट का बहुत जटिल केस उठाया है। अभी रिसेंटली कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बहुत सारे फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे लोग एम्प्लॉयमेंट हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों पर किस तरीके से सरकार निपटेगी या क्या एक्शंस रहेंगे, कुछ इसके बारे में कोई प्लान है? हाँ, हमारे पास कुछ 2 केसेस यहाँ भी आए थे। अब कई लोगों ने 2 मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया है। एक जो लगाया उसमें लिखा है 80%, दूसरे में लिखा है 55%। आई एग्री सर, एग्जैक्टली। अभी प्रसार भारती ने पूछा था, एक किसी का केस था विकलांग का, तो उसमें लिखा था विकलांगता अबाउट 40%। अबाउट क्या होता है भाई? या तो सीधे 40 होगा, 40 से कम का उसको लिखो साफ, क्या है अबाउट क्या होता है उसमें। तो ऐसे केसेस यदि कंप्लेन आते हैं तो उस कंप्लेन के आधार पर उसकी क्वेरी की जाएगी और जो मेडिकल अथॉरिटी यदि किसी ने गलत बनाया होगा तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी होगी, ताकि इस प्रकार की यानी धांधली न होने पाए। विकलांगों को उनका हक उनको मिलना चाहिए, इसके लिए CCPD इसके लिए तत्पर है जी। सर ये थोड़ा सा अपनी जो जीवन यात्रा आपकी अखिल भारतीय विकलांग संघ के साथ रही और जो सक्षम के साथ रही, उसके बारे में भी लिसनर को बताएं। वहां पर आपके क्या कार्य थे और वहां पर किस तरीके से डिसेबल लोगों को सक्षम किया जाता था? जी।
एक तो पहले जो अपना नाम दिया ना, अखिल भारतीय विकलांग संघ नहीं, अखिल भारतीय विकलांग कल्याण, अच्छा दृष्टिहीन कल्याण संघ जी। दृष्टिहीन कल्याण संघ, वो केवल ब्लाइंड के लिए था जी। तो उसमें तो ब्लाइंड के वेलफेयर के काम होते थे और उनके उस नेत्रदान का विशेष रूप से कार्य होता था वहां पर। तो उसके कार्य थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं था। बाद में ऐसा विचार किया, उसी के संगठन के लोगों ने विचार किया कि हमको एक तो दृष्टिहीन शब्द ये निगेटिव शब्द है। हीन का मतलब है जिसके लिए प्रयोग करते हैं उसके अंदर हीनता पैदा होती है। हमारे ही ऐसे दृष्टिबाधित कार्यकर्ताओं का सुझाव था कि नाम बदलना चाहिए, तो वो नाम बदला जाए और सभी प्रकार के विकलांगों में कार्य किया जाए। यह विचार करके ये सक्षम नाम के संगठन की स्थापना हुई थी 2008 में, 20 जून 2008 को। तो इसके द्वारा 3 प्रकार की गतिविधियां करना तय किया गया। नंबर 1 रचनात्मक गतिविधि, यानी जिससे उनको प्रत्यक्ष लाभ होने वाला कार्य हो। तो इसके अंतर्गत ही वो 4 जो मैं बातें बताई ना, शिक्षा जैसी उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, ब्लाइंड है तो ब्रेल लिपि के माध्यम से, मूक बधिर हैं तो साइन, उनके हियरिंग वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से, उनके शिक्षा के लिए विद्यालय, छात्रावास, कंप्यूटर की शिक्षा, सब कुछ देना, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, जिस प्रकार की उनकी विकलांगता उसका मेडिकल चेकअप के बाद क्या आवश्यकता है वो फुलफिल करना। उनको आर्टिफिशियल लिम्स चाहिए, हियरिंग एड चाहिए, कॉक्लियर इम्प्लांट होना है, नेत्रदान से उनको दृष्टि फिर से मिल सकती है क्या, ये सारे कार्य। उनको स्वावलंबी बनाना, सामाजिक पुनर्वसन करना, ये एक प्रकार का कार्य हुआ है रचनात्मक। दूसरा है एडवोकेसी का कार्य, आंदोलनात्मक। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार शासन की या निचले स्तर पर अधिकारी को विषय ध्यान नहीं रहता है। अभी एक अहमदाबाद में गया था, एक केस आया, ऐसे जो विकलांग हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, मूक बधिर हैं, उनको परीक्षा में थोड़ा समय और ज्यादा मिलना चाहिए। ये है, ये उनकी सुविधा है, लेकिन वहां का बोर्ड ये सुविधा नहीं दे रहा है उसको जी। तो उसके लिए हमारा ऑफिस से उसके लिए लिखा जा रहा है। तो ऐसे आवश्यकता पड़ती है वहां पर शासन को या निचले स्तर पर जो भी ऐसे संबंधित लोग हैं उनको आग्रह के माध्यम से या आंदोलन के द्वारा इनके जेन्युइन डिमांड को फुलफिल करने का कार्य, यानी एडवोकेसी के माध्यम से करना कार्य। तीसरा है, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है जी। तो आवश्यकता है समूह को खड़ा करना, संगठन रूप में समूह को परिवर्तित करना और उनके कोई जो लाभ के कार्य हैं, कुछ उनके विकास के कार्य हैं, समाज में इंटरेक्शन पैदा करना, समाज को दिशानुभूति देने का कार्य, समाज के समान वर्ग को, ये सारे कार्य सक्षम के माध्यम से होते हैं जी। तो सर आरपीडी बिल का क्या स्टेटस है, कब तक आने, क्या अगले स्तर में पास होने की संभावना है, या अभी लटकता रहेगा जो 2-3 सालों से लटक रहा है? मुझे तो यही है, कुछ लोगों के और सुझाव आए थे उस पर, इस नाते उसको रोका गया था और शायद अगले सेशन में आवे, ऐसी अपेक्षा है। सर जैसे जैसे एक्सेसिबल इंडिया की भी बात हो रही है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को हम लगभग कवर कर रहे हैं, हर इवेंट को कवर कर रहे हैं, तो लेकिन बहुत सारे लोगों का, जैसे आप खुद कह रहे हैं, क्या कारण है कि जो उछला स्तर, जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारी मिनिस्ट्री में डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है, सीसीपीडी है, बावजूद इसमें अवेयरनेस की कहीं ना कहीं हमारे ऊपरी स्तर पर भी कमी है। हम देखते हैं कि रेलवे की परीक्षा हुई, कभी कैंडिडेट को दूर भेज दिया जाता है, कभी तीसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है, और वेबसाइट्स भी इतनी एक्सेसिबल नहीं है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है, कैसे निपटा जाए, कैसे आप इसको देखते हैं? हाँ, ये सब प्रयास किया जा रहा है कि हैंडीकैप फ्रेंडली सब कुछ हो, शासन में भी ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए सरकार ने एक्सेसिबल इंडिया का कैंपेन शुरू किया है। दूसरा, समाज में भी, जैसे कल मैं गया था एक अहमदाबाद में, एक अखिल भारतीय संस्था ही है, वॉइस ऑफ SAP, स्पेशल एबल पीपुल्स, तो इनके माध्यम से उन्होंने रखा था, गुजरात में इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जितने हैं, इनका 4 दिन का मीट था। तो उसमें हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग विकलांगों के अनुकूल कैसे बने, ये सारी सुविधाएं कैसे हो, वो इसके लिए उन्होंने 4 दिन की अपनी मीटिंग रखी, ढेर सारे उन्होंने एग्जीबिशन भी लगा रखे थे। तो ये शासन की ओर से भी हो रहा है, सरकार की ओर और समाज में भी होने की आवश्यकता है। कई बार किसी ने रैंप बनाया, लेकिन उस रैंप पर कभी कोई विकलांग चढ़ा नहीं,
यानी इतना ऊंचाई दे दिया, स्लोप देना चाहिए, क्यों चढ़ना संभव नहीं उसको। जी। तो ये सारे विषय भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और प्राइवेट भी ऐसे स्थानों, बड़े स्थानों पर जो पब्लिक प्लेसेज है वहां जा करके उसको देखना, उनको सुझाव देना, ये हमारे ऑफिस का भी कार्य है, हम भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, और आप सब लोगों को भी समाज में जागरूकता लाने के लिए सबको मिलकर कार्य करना है, समाधान निश्चित ही होगा। सर एक सवाल मुझे लगभग 35-40 फीमेल्स ने भेजा है, लगभग सेम क्वेश्चन है उनका। क्या आने वाले समय में क्या कुछ ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं फीमेल्स की डिसेबल फीमेल्स की सिक्योरिटी को लेके, कोई ऐसा नंबर हो जिस पे वो फ़ोन करके अगर कोई घटना होती है तो अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सके, क्या वे है, उनको आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा हमारे पास ये सुझाव आया था, मैं मध्य प्रदेश में गया था, तो ये फीमेल का तो विशेष है, यहाँ तो विकलांग मेल के लिए भी ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है कि कोई इस नंबर पर वो फोन करके अपनी कंप्लेन कर सके। ये सुविधा भी हम निकट भविष्य में इसको हम आरंभ करने वाले हैं, जैसे होगा हम वो आपको बताएंगे इस विषय में। जी एक और सवाल है, ये भी काफ़ी लोगों का, जैसे इस पर आपने खैर पहले ही बात कर दी है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो डिसेबल कोच है वो साइटेड लोगों से भरा रहता है, तो हम कहाँ जाएं और कैसे इस प्रॉब्लम से, और अगर हम साइटेड लोगों को उतरने के लिए कहते हैं तो वो हमें नीचे फेंकने की धमकियां देते हैं, तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं पिछले वर्ष में था तमिलनाडु में, एक कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे तमिलनाडु का, नागपट्टनम से मैं ट्रेन में जाने को था, कुछ ऐसे अपने विकलांग कार्यकर्ता भी थे, तो उनके लिए विकलांग बोगी जब ट्रेन आई देखा तो उसमें ताला बंद है, और वो चाबी कहाँ है, स्टेशन मास्टर से बात किया तो वो गार्ड से उन्होंने कह के फिर बोगी खुलवाया। भाई विकलांग बोगी एक्सप्रेस ट्रेन में लगी है तो खुली होनी चाहिए, तब ना विकलांग चढ़ेगा। हर विकलांग गार्ड से जाकर के खुलवाएगा नहीं ताला। तो एक तो हम अपने जो रेलवे के ऐसे लोग स्टाफ हैं उनको भी इस विषय पर अवेयर करना है। दूसरा, पुलिस भी इस पर थोड़ा एक्शन ले, हालांकि छोटे स्थानों पर ज्यादा ऐसी कमी होती है, बड़े स्थानों पर ऐसा कम होता है, नहीं होता है, विकलांग ही विकलांग बोगी में चढ़ते हैं, लेकिन कई स्थानों पर ऐसा होता है जो आपने कहा। तो उसके लिए थोड़ा पुलिस को और प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, जीआरपी आरपीएफ को उसके लिए और सक्रिय करने का प्रयास किया जाएगा ताकि विकलांग लोग ही चढ़े उसमें। जी। और दूसरा है कि सामान्य वर्ग कई बार देखता है कि जनरल बोगी में भीड़ है तो उसमें चढ़ जाता है, तो हमारे भी लिए भी एक विषय है जागरूकता का कि जिनको वो बनाया गया जिस सुविधा के लिए उनको लाभ मिलना चाहिए। आप तो जनरल में धक्का के भी घुस जाएंगे, विकलांग नहीं चढ़ सकता है जी। तो समाज भी इसके लिए अवेयर हो और प्रशासन उनको उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करेगा। हम और भी इसके लिए अच्छा करने के लिए बेटरमेंट के प्रयास करेंगे। सर हमें मालूम है आपके पास समय की कमी है, दो छोटे छोटे से सवाल फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। पहला सवाल सर, सीसीपीडी की गाइडलाइंस आती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ इंस्टीट्यूट्स मानती हैं और अभी भी बहुत सारे बोर्ड मेरे पास बदस्तूर फ़ोन आते रहते हैं, इस यूनिवर्सिटी ने नहीं माना, जैसे आपने टाइम वाली पहले बात की। तो सीसीपीडी की जो स्क्राइब गाइडलाइंस हैं, जो राइटर वाली गाइडलाइंस हैं, उसको कैसे एप्लीकेबल पूरे इंडिया में करवाया जाएगा और कब तक ये हो जाएगा? तो ये जो गाइडलाइंस है इसको भी कई जगह प्रांतों में, कई यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होता है कई जगह जी। तो उसको हम देखेंगे कहाँ इस प्रकार की समस्या आ रही है, जहाँ आ रही है उसके लिए हम कानून के माध्यम से भी उसको लागू कराने का प्रयास करेंगे। जी लास्ट सवाल सर, आपने भी अभी यूज किया था, हमारे जो ऑनरेबल हैं मोदी जी वो डिसेबिलिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, कई तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं और इसकी तमाम लोगों में सराहना हो रही है, लेकिन एक पॉइंट जो उन्होंने अपने भाषण में दिव्यांग शब्द का यूज किया था और काफी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे आपत्ति जताई थी कि वी डोंट हैव द डिवाइन ऑर्गन्स, तो हमें आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कह सकते हैं, हम डिसेबल हैं, तो दिव्यांग शब्द का अपोज किया था। इसको क्या आप तक कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन पहुंची है जहां पर लोगों ने विरोध किया है और आप इस पे ऊपर आपके क्या विचार हैं? नहीं, हमारे पास तो इस पर कोई कंप्लेन नहीं आई है, नंबर एक। नंबर दो, विकलांग लोगों को समझा कि सब ठीक नहीं है तो निःशक्त शब्द प्रयोग होना शुरू हुआ था। आगे चलकर लगा कि निःशक्त में भी जो है कमियां हैं, ये भी ठीक नहीं है, तो डिफरेंटली एबल्स अंग्रेजी का शब्द है, विविध प्रतिभा के लोग, ऐसा शुरू हुआ। पीपुल्स फॉर स्पेशल नीड शब्द शुरू हुआ। कुल मिलाकर के जो हम शब्द प्रयोग करते हैं लंबे समय प्रयोग करने के बाद उसका भाव तो वो देता ही है,
और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा दिव्यांग शब्द यानी पॉजिटिव वे में उन्होंने इसका प्रयोग किया है। विकलांग से निगेटिव शब्द है, निःशक्त निगेटिव शब्द है, और दिव्यांग पॉजिटिव शब्द है। उससे उनकी यानी उनके अंदर हीन भावना नहीं डेवलप होती है, अच्छी भावना बनती है। इस नाते शब्द प्रयोग किया, इसमें कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती है। ऐसे लोग आएंगे यदि से हमारे पास कंप्लेन आते हैं, कोई सी बात होगी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे उनका क्या लॉजिक है इसके पीछे जी। लेकिन ये पॉजिटिव शब्द है और उनके प्रतिभा को सम्मानित करने वाला शब्द है जी। और थोड़े से ऐसे लोग क्यों करते हैं, कई बार अपोजिशन फॉर द सेक का अपोजिशन, ऐसा भी लोगों को ध्यान में आता है। तो हमारे पास ऐसा विषय आया नहीं है। यदि किसी कोई विचार होगा, खुले मन से हम बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम पहलुओं को छुआ और बहुत बेबाकी के साथ, फ्री माइंड के साथ आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। आप किसी भी सवाल से हिचकिचाए नहीं। उम्मीद है रेडियो उड़ान पर आप अपना सहयोग देते रहेंगे और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम आपके तमाम प्रोग्राम्स को लोगों तक लेके आएंगे और अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को बताते रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारी ओर से भी आपने अवसर दिया मुझे अपनी बात पहुंचाने तक लोगों तक, आपके माध्यम से रेडियो उड़ान को मेरा धन्यवाद जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर।